Hello, everybody. Welcome back. Today, we are going to study one of the most influential essays in cultural studies and post colonial theory, जो स्टुअर्ट हॉल ने लिखा था स्टुअर्ट हॉल का द स्पेक्टिकल ऑफ द अदर. तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली इट इज टेकन फ्रॉम अ बिगर बुक और बुक का नाम है representation, and the subtitle is cultural representations and signifying practices, and this was edited by Stuart Hall. अब इस ऐसे में हॉल एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से जो कल्चर्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, वो मीनिंग क्रिएट करते हैं रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू. कि कोई एक कल्चर है, उनका कोई एक रिचुअल है, फॉर एग्जांपल उसका एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेट्स से एक मूवी में. तो कैसे मीनिंग क्रिएट हो रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट सर्टन ग्रुप्स एज द अदर. कि लेट्स से एक सोसाइटी है, उनका एक या एक कंट्री है पूरी, मूवीज़ में एक पर्टिकुलर एलीट सेक्शन का कल्चर शो किया जाता है और बाकी लोग को अदर लेबल कर दिया जाता है क्योंकि उनको दिखाया ही नहीं जाता. So Hall here is, not simply discussing racism as personal prejudice. उनका concern is much broader and it is much deeper. वो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज या इमेजेस हैं या एड्स है, फिल्म्स है, फोटोग्राफी है, मीडिया है, कल्चरल डिस्कोर्स है या पॉपुलर कल्चर है, रिपीटेडली ये सारे लोग, ये सारी चीज़ें एक फिक्स्ड आइडिया प्रोड्यूस करती है अबाउट पीपल हु आर कंसिडर्ड डिफरेंट, स्पेशली रेशियली डिफरेंट. अगर हो कोई ब्लैक है या कोई एथनिक माइनॉरिटी है, तो अकॉर्डिंग टू हॉल रिप्रेजेंटेशन कभी भी न्यूट्रल नहीं होता. आप फोटोग्राफ्स देखते हो पुरानी, वो भी कभी न्यूट्रल नहीं होती. नॉट जस्ट योर्स, लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम फोटोग्राफ्स देखते हैं. सो इमेजेस या कल्चरल साइंस हमेशा एक आइडियोलॉजी कैरी करती है, पावर, फियर, डिज़ायर, एक हिस्टोरिकल असम्पशन. एंड वन ऑफ द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर इज दैट जो डिफरेंस है वो ज़रूरी है फॉर मीनिंग. वी अंडरस्टैंड आइडेंटिटीज थ्रू ऑपोजिट. जैसे हम सॉसियोर में भी देखा था ना हमने, कि किसी चीज़ का मतलब हमें तब समझ में आता है जब हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि वो डिफरेंट है एक दूसरे वर्ड से. ऑपोजिशन जैसे कि सेल्फ, अदर, वाइट, ब्लैक, बाइनरीज, है ना. हाउएवर ये जो ऑपोजिशंस हैं दे आर रेयरली इक्वल. वो भी हमने देखा है थ्योरी में. इक्वल नहीं होता, हमेशा एक हायरार्की क्रिएट हुई होती है. इसीलिए डीकंस्ट्रक्शनिस्ट्स कोशिश करते हैं कि वो बाइनरीज को ब्रेक करें. सो वन साइड बिकम्स डोमिनेंट और नॉर्मलाइज्ड, और जो दूसरी साइड है वो मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, exoticized, stereotyped. Hall calls attention to the process through which people are reduced to simplified images and fixed identities. तो ये जो ऐसे है is it is especially important because Hall explains stereotyping not merely as false representation, but as a system connected with power. Stereotypes simply essentialize and naturalize difference. They make historical and social inequalities appear very normal and permanent. Hall also explores कि कैसे racial representation में ambivalence है. जो अदर है इज ऑफन साइमल्टेनियसली फियर्ड एंड डिजायर्ड. वी नो दैट कि तुम ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो हमारी तरह ही बन जाए, एडमायर्ड एंड डिग्रेडेड. तो इस चैप्टर के थ्रू हॉल ने बहुत सारे मेजर थिंकर्स को यूज़ किया है. सॉसियोर, बाख्तिन, फ्रॉइड, लकान, मिशेल फूको, फ्रांस फैनन, होमी भाभा, इन सब के आइडियाज़ को लिया है टू एक्सप्लेन हाउ representation works psychologically, culturally, and politically. So today's lecture, we move section by section through this essay, and we will examine, Hall's theories of difference, stereotyping, racialization, fetishism, ambivalence, and representation. हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो हॉल ने दिए हैं, इंक्लूडिंग colonial advertisements या plantation imagery या black representation in popular culture. Okay, let me show you the
द स्पेक्टिकल ऑफ अदर के अपने भी कंटेंट हैं. तो एज आई टोल्ड यू इट्स अ चैप्टर इन अ बिगर बुक. इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर हीरोज और विलन्स, व्हाई डज डिफरेंस मैटर, रेशियलाइजिंग द अदर. अभी हमने आपको एक ब्रीफ में बताया इसके बारे में. कमोडिटी रेसिज्म, प्लांटेशन, racial difference, racial difference and melody lingered on, heavenly bodies, stereotyping as a signifying practice, representation, difference, power, और ये सब fetishism, disavowal through the eyes of representation and convention. ठीक है? Look at this. Heroes and villains. Cover of the Sunday Times magazine. It is a picture of men's 100 meters final at the 1988 Olympics, which appeared on the cover of the Olympics special of the Sunday Times. It shows the black Canadian sprinter Ben Johnson winning in record time from Carl Lewis and Linford Christie, five superb athletes in action at the peak of their physical prowess. All of them men, and perhaps now you will notice consciously for the first time, all of them black. Look at them. आपको बालों से पता चल जाएगा. How do you read this picture? What is it saying? अब बात्स के टर्म में what is its myth? Its underlying message क्या है इसमें? सोच सकते हो आप लोग? Look at the picture again. What do you think? कि blacks run fast? What? What do you think is the underlying message here? One possible message relates to their racial identity. These athletes are all from a racially defined group, one often discriminated against precisely on the grounds of their color, or their race, whom we are more accustomed to see depicted in the news. हम लोग न्यूज़ में उनको victims या losers या villains की तरह देखते हैं. Yet here they are winning. So in terms of difference, then एक positive message है, a triumphant moment, a cause for celebration. Why then does the caption says heroes and villains? ये सोचा आपने? Why do you think is the hero? Who do you think is the hero and who is the villain here? Heroes and villains. Even if you don't follow athletics, the answer isn't difficult to discover, right? क्योंकि या तो हम ब्लैक्स को हीरोज एकदम एक्सट्रीम हीरो देखेंगे या बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम विलन की तरह हम देखते हैं. बाइनरीज में हम लोग यूजुअली देखते हैं. सो इफ यू ostensibly about Olympics, the photo is in fact a trailer for the magazine's lead story about the growing menace of drug taking in international athletics. तो एक्चुअली ये एक ट्रेलर की तरह था क्योंकि ये लोग एक स्टोरी करने वाले थे ड्रग्स के बारे में, किस तरह से एथलीट्स ड्रग्स ले रहे हैं इंटरनेशनल एथलेटिक्स में. व्हाट इनसाइड इज कॉल्ड द केमिकल ओलंपिक्स. Ben Johnson, you may recall, was found to have taken drugs to enhance his performance. He was disqualified, the gold medal being awarded to Carl Lewis, and Johnson was expelled from world athletics in disgrace. Ben Johnson. The story suggests that all athletes, चाहे black हो या white हो, they are potentially heroes and villains. But in this image, Ben Johnson personifies this split in a particular way. He is both hero, क्योंकि जीत रहा था, and villain, because उसने drugs लिए थे. He encapsulates the extreme alternatives of heroism and villainy in world athletics in one black body. एक और पिक्चर है, फिर ये देखो. बार्सिलोना में अगेन अनदर ब्लैक. तो ये इस तरह से एक चैप्टर है. ये 35 भी नहीं है एक्चुअली, 34-33 पेजेस होंगे. इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, आई मेड दिस 2 PDFs बनाए हैं समरी टाइप के.
So he begins by introduction chapter देके he begins by connecting this chapter with the earlier discussions of representation कि कैसे चीज़ों को represent किया जाता है, exhibit किया जाता है. So he says that Western culture has historically represented non-Western people as other, and this occurs कैसे? Museums के through, colonial exhibitions के through, ads के through, cinema, photography, literature, media. तो ये chapter particularly study कर रही है racial difference को, ethnicity, black representation, colonial imagery. However, Hall clearly states that the same mechanism also applies to gender, sexuality, disability, class. तो पहला आपको मिलेगा ऊपर, अगर मैं चली जाऊं वापस, ये हीरोज और विलन्स इंट्रोडक्शन के बाद. So Hall starts with examples from popular culture involving black figures. And he sees that black people are often represented through extreme heroes or villains, noble or savage, attractive or dangerous, cosmic or threatening. And this is what Hall calls binary opposition. So meaning is often constructed through opposites. Civilized hai, primitive hai, white hai, black hai, culture, nature, rational, emotional, self, other. Hall says representation frequently reduces racial difference into these polarized oppositions, and he also explains that these oppositions are not neutral. They involve hierarchy and they involve power. एक साइड नॉर्मल हो जाती है, दूसरी साइड क्या हो जाती है? What word should I use? Deviant, एक civilized, एक uncivilized, एक superior, एक inferior. कहते हैं तो यहाँ पे visual image. Now Hall begins by highlighting that visual representation जो है popular culture में, it deeply engages emotions, complex attitudes, fears, anxieties at a level far deeper than common sense can explain. कहते हैं अब जो हमने पढ़ा था अभी 1988 ओलंपिक कवर, बेन जॉनसन विनिंग 100 मीटर स्प्रिंट, जिसका कैप्शन है हीरोज एंड विलन्स. तो हॉल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि विजुअल इमेजेस हैव नो सिंगल फिक्स्ड ट्रूथ. मीनिंग एक्चुअली फ्लोट करता है एंड इट इज पॉलीसीमिक, मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. अब टू प्रिवेंट मीनिंग फ्रॉम फ्लोटिंग एंडलेसली, ऐसे तो होगा ही नहीं कुछ, तो मीडिया क्या करती है? दे ट्राई टू फिक्स a specific interpretation. Roland Barthes से ही लेते हैं. Hall notes that the text and caption act as an anchor, selecting one preferred meaning out of many potential ones. People who are significantly different from the majority are frequently trapped in sharply polarized or binary extremes. हमने देखा वो. And often they are forced to embody both extremes simultaneously. फिर ही शिफ्ट्स टू इमेजेस ऑफ एथलीट लिनफर्ड क्रिस्टी, जो सेकंड इमेज मैंने आपको दिखाई, हु फेस्ड टैबलॉइड फिक्सेशन ऑन हिज एनाटमी रादर देन हिज एथलेटिक ट्रायम्फ, एंड फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर टू एक्सप्लेन दैट इमेजेस नेवर सिग्निफाई इन आइसोलेशन. इमेज कभी भी एक आइसोलेशन में हम उसको मीनिंग नहीं दे सकते. They accumulate meaning by playing off one another across a web of media, a concept known as intertextuality. So racial difference does not exist in a vacuum, he says. It is constantly crossed and amplified by other dimensions of difference, जैसे कि gender, sexuality. And फिर हम जाते हैं कि difference क्यों मैटर करता है. difference, अच्छा ये थी वो फोटो, ठीक है, और ये तीसरी फिगर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर की. इसको मैं पढ़ना चाहूंगी एक्चुअली. So look, for example, at this picture, Florence, who won 3 gold medals at Seoul. Can you read this photo without getting some messages about race, gender and sexuality? देख सकते हो आप? Look at this image. Look at her. Even if what the meanings are remain ambiguous. Is there any doubt
that the photo is signifying along all three dimensions. In representation, one sort of difference seems to attract the others, adding up to the spectacle of otherness. और फिर ये कहते हैं एक और पिक्चर देख लो, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड you might think of this in the context of the remark by Flo Jo's husband, Al Joyner, quoted in the text next to the photo. Someone says, "My wife looked like a man." Or consider the photo, which was reproduced on the following page of the article of Al Joyner's sister, Jackie Joyner. Yeah, अब देखो लग रही हैं कैसी, who also won a gold medal and broke world records at Seoul in the heptal, uh, hepta, sorry, heptathlon, preparing to throw a javelin, accompanied by text quoting another observation by L. Joyner. Somebody says my sister looked like a gorilla. You see, look at the point. Understand what the point is. So there is an additional point to be made about these photographs of black athletes in the press. They gain in meaning when they are read in context, against, or in connection with one another. This is another way of saying that images do not carry meaning or signify on their own. They accumulate meanings or they play off their meanings against one another. Across a variety of texts, लोग क्या कह रहे हैं, हम अपने दिमाग में भी आइडिया, उनके आइडियाज को सुन के समझ के बनाते हैं कई बार, है ना? So each image carries its own specific meaning, but at the broader level of how difference and otherness is being represented in a particular culture at any one moment, we can see similar representational practices and figures being repeated with variations from one text or site of representation to another. This accumulation of meanings across different texts, where one image refers to another or has its meaning altered by being read in the context of other images, is called intertextuality. ये हमने देख लिया. This reminds me, I mean, I don't know why, it's nothing relevant, but it reminds me of Albert Einstein. We all know who Albert Einstein is, we all know what he has done, and we, I think, always talk about him with respect, right? Today, if you get time, just go and read about Albert Einstein's wife. Mileva, I think, is her name. ये मिलेवा मैरिक. दो शादियां दो थी. Second, Elsa was actually his cousin. But just read what he did with Mileva. You will, I think, start looking at Albert Einstein from a very, very different eye after that. She was brilliant. ऐसा भी कहते हैं कि जितने भी पेपर्स इन लोगों ने लिखे थे, इनफैक्ट ही हैज रिटन इट हिमसेल्फ दैट वी हैव डन दिस, वी हैव रिटन दीज पेपर्स. And she also wrote, I think, to her father that we have completed a very important project and that is going to make my husband world famous. The only woman in Einstein's class at Zurich Polytechnic. I think she was the only one there, and पूरे लाइफ टाइम में फिफ्थ ओनली वुमन. कोई नाम ही नहीं. 3 children, she took care of children. I think the girl died, the son had schizophrenia, and she just took care. Eventually divorced. Einstein had affairs with the cousin, first cousin. Anyway, moving on, look at this image. What is this image
saying, and what is its message? What do you think? How does it say it? पूरा देखो देखो, look at the heels. हील्स के बिना आपको क्या लग रहा है, आदमी है या कौन है? Carl Lewis है. This image works by the marking of difference, right? The conventional identification of Lewis with black male athletes and with a sort of super masculinity is disturbed and undercut by the invocation of his femininity. And what makes this is the signifier of the red shoes. Carl Lewis. अगर हमें ये पिक्चर कलर में मिल जाए, हाँ, yeah, look at this male masculine body with heels. The sexual and racial message is rendered ambiguous. The super male black athlete may not be all he seems. The ambiguity is amplified when we compare this image with all other images, the stereotypes we are accustomed to see of black athletes in the press. Its meaning is intertextual, that is, it requires to be read against the grain. अब हम बात करते हैं, why does difference matter? अब Hall offers 4 theoretical explanations from different disciplines to unpack कि क्यों otherness or difference are so compelling and necessary for human culture. पहला linguistic जो Saussure से उन्होंने लिया है कि difference is fundamental to language. We can only construct meaning through contrast. We only know what black means because we can contrast it with white or night because of day. दूसरा है डायलॉजिक जो बख्तिन से इन्होंने लिया है कि मीनिंग कैनॉट बी सस्टेन्ड बाय वन पर्सन अलोन, इट रिक्वायर्स अ डायलॉग विद द अदर. डायलॉग में दो तो चाहिए ना, और अगर हम बख्तिन की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो डायलॉग कभी ख़त्म होता ही नहीं है इंटरटेक्चुअलिटी की वजह से. सो वी नीड द अदर टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग अबाउट आवरसेल्फ, meaning that identity is always negotiated and never completely under our own control. तीसरा है anthropological, which is culture or classification. तो culture depends on giving things meaning by putting them into a classificatory system. Binary oppositions are vital for clear classification. Drawing on Mary Douglas, Hall notes that what disturbs cultural order is matter out of place. कि चीज़ें जो अपने ऑर्डर में ना हो, ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग जो ट्रांसग्रेस करते हैं सिंबॉलिक बाउंड्रीज को या प्योर कैटेगरीज को डिसरप्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, सोसाइटी एबनॉर्मल की तरफ जाने लगती है, while simultaneously finding it strangely attractive because it is taboo. Psychoanalytic. The other is essential to the psychic formation of the self and sexual identity. So, using Freudian concepts, Hall notes that the subject is never fully unified. Our subjectivities develop through an ongoing, unstable relationship of identifying with and differentiating from the other. तो ये 4 differences की ये बात करते हैं, ठीक है, Saussure से, बख्तिन से, फिर एंथ्रोपोलॉजिकली कल्चर्स क्लासिफाई करती है ना चीज़ों को कि ये एक्सेप्टेबल है, ये टैबू है, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है. इस तरह से जो लोग कैटेगरी में फिट नहीं होते वो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, स्टेबिलिटी हटाते हैं. इससे क्या होता है, एक्सक्लूजन, टैबू और डिफरेंस, पावर एंड साइको एनालिसिस. तो फ्रॉइड और लकान से होते हैं. रेशलाइजिंग द अदर एंड स्टेजिंग डिफरेंस, ये हो गया व्हाई डज डिफरेंस मैटर. ठीक है, ये फर्स्ट पूरा कैटेगरी लिंग्विस्टिक्स से आ गया. दूसरा पूरा कैटेगरी आपका यहाँ पे आया, बख्तिन से आ गया. फिर तीसरा आ गया एंथ्रोपोलॉजिकल, है ना.
मैरी डगलस का ये नाम लेते हैं यहाँ पे, एमाइल डर्कहीम का लेते हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ऑफ कोर्स एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उनका लेते हैं। ये आ गया फोर्थ, साइको एनालिसिस। फ्रॉइड, इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की है। फिर आता है रेशियलाइजिंग द अदर, ठीक है। तो हॉल provides a historical overview of racialized regime of representation was constructed over centuries through major historical encounters. Racializing the other, कि जो रेशलाइज्ड regime है representation का, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था ओवर सेंचुरीज। तो कहते बात करते हैं कमोडिटी रेसिज्म की, लेट 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द एरा ऑफ पॉपुलर इंपीरियलिज्म, है ना, इंपीरियलिज्म था, हर जगह कॉलोनीज थी ये वो। तो colonial conquest की इमेजेस आई, racial hierarchy flooded the British domestic sphere. These products like Piers used and advertising imperial spectacles to turn soap into a fetish object. Ads क्या suggest करती थी that imperial soap possessed the magic power to wash black skin white, clean the unwashed poor at home, and preserve the purity of the white body in the colonies. You have no idea किस तरह की ads हुआ करती होंगी। कमोडिटी रेसिज्म ये था। Imperial encounter flooded British culture at the end of the 19th century. बहुत सारी images, you can just go through, read this and you will find. ये देखो, Bovril advertisement claiming to depict Lord Roberts' historical march from Kimberley to Bloemfontein during the South African जो Boer War हुई थी। बिस्किट्स देखो, इनकी एड्स, सोप symbolized यहाँ पे सोप की भी बात है। Purify, soap acquired, the fantasy of the world, imperial advertising, etc. Say advertising for objects, gadgets, gewgaws, bric-a-brac with which the Victorian middle class filled their homes, provided an imaginary way of relating to the real world of commodity production. इस तरह से उन्होंने किया। The plantation economy and slavery. In the Americas, slavery gave rise to a specific grammar of representation, right? That reduced black people to a series of fixed caricatures. कि ये हैं slaves हैं इस तरह से. Hall outlines the process of naturalization, reducing cultural differences to biological nature. Cultural differences हैं ये. If a group's subordinate status is deemed natural, it is framed as unchangeable and fixed by God or nature, right? ये सारे examples हैं. They were seen as either servants, children, primitives, cosmic figures. And मैक्लिंटन क्लिंटॉक से इन्होंने बोरो किया है. सोप एडवर्टीजमेंट की बात की है. ब्लैकनेस बिकम्स एसोसिएटेड, कैसे आइडियोलॉजी क्रिएट हो रही है कि ब्लैकनेस मीन्स डर्ट, जिसको हमें वॉश अवे करना है, डर्टी स्किन को, प्रिमिटिवनेस है, बैकवर्डनेस है. फिर वो प्लांटेशन वाला सेक्शन आता है. दिस सेक्शन एग्जामिन्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्लेवरी एंड प्लांटेशन कल्चर. So he studies how black people were represented in entertainment traditions such as minstrelsy, plantation nostalgia, comic performance. तो black characters को stereotype किया as lazy, childish, musical, emotional, dependent. So these representations justified slavery and colonial domination. The stereotype made inequality appear, natural. फिर आता है नेक्स्ट,
ये है पियर्स सोप वाली एड देखो, व्हाइट मैन्स बर्डन। ये प्लांटेशन वाला आ गया। Slavery, drawing on Creole lady and black ladies। ये देखो, चलिए छाता उठा के। The persistence of stereotypes in cinema. Long after the abolition of slavery, slavery abolish ho gaya, early 20th century American cinema inherited and maintained this basic racial grammar जो create हुआ था. Hall referenced Donald Boglay's identification of five core historical tropes. Toms, submissive, generous, endlessly loyal to white masters like Ramu Kaka, for example. Toms. Coons, slapstick, unreliable, lazy entertainers who fracture the English language. The tragic mulatto, mixed race women caught between two worlds, exoticized but destined for a tragic end. And then mammies, large, independent, bossy type हाउस सर्वेंट्स ने एकदम, आप जब पढ़ भी रहे हो तो आपको शायद लगेगा ब्लैक लेडी कोई ह्यूज बॉसी। And then bucks, who are brutal, hyper masculine, and sexually aggressive black men. Stereotyping as a signifying practice. Right. So Hall formalizes the mechanics of stereotyping, distinguishing it from simple typing. While typing is necessary to classify the world, stereotyping operates differently. So reduction and fixation. Stereotyping क्या करता है? It reduces a person to a few simple, essential, vivid characteristics. We know how it works. Splitting. It establishes a boundary between normal and abnormal, us and them. It expels everything which does not fit into its purified norm, creating what Julia Christopher calls abjected, the thrown out. Power relations. तो stereotype occurs जब inequalities ho power mein, gross inequalities. It is a strategy of split power directed by a dominant group against subordinate group. And it serves hegemony, maintaining social and cultural dominance by manufacturing a consensus on what is normal. Fetishism एक बहुत important concept भी है, deeply tied to psychoanalytic fantasy and projection. So stereotyping relies on fetishism. Hall cites the historical case of, please note, Sarje Bartman, the Hottentot Venus, who was caged and exhibited as a spectacle. मतलब केज करके उसको दिखाया जैसे म्यूजियम में बंदरों को दिखाते हैं या फिर मदारी बंदर नजर आ रहा है या कुछ दिखा रहे हैं. He was caged and exhibited as a spectacle in Europe. Sarte Bartman. ये देखो, look at this. The humility of Sarah Bartman. Sarah Bartman. It is ridiculous. Sometimes in the Dutch as Sart J. She was exhibited as a freak show attraction in 19th century Europe under the name Hottentot Venus, a name that was later attributed to at least one other woman similarly exhibited. The women were exhibited for their
ऐसी बॉडी, substantial levels of tissues on the buttocks, तो उसकी वजह से buttocks become huge and thighs, leading to protruding 90-degree angled appearance accompanied by lordosis, uncommon in northwestern Europe, इसलिए तो उन्होंने उसको खड़ा कर दिया उसमें. Through all the images, you can just go and check. Just a minute, please. तो ओरिजिनल आप ये खोल के जरूर देखना कि क्या क्या इसमें है, ठीक है. अभी आई वोंट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग दिस. लेट्स गो बैक, ठीक है. तो Hall cites the historical case of this, who was caged and exhibited as a spectacle in Europe. The dominant gaze fixated on and pathologized her physical anatomy. In fetishism, the viewing subject has a displaced fantasy. They are simultaneously fascinated and repulsed. देखना भी है लेकिन repulsed भी हुआ by the object, projecting their own deep sexual anxieties into the other. Okay. Let's read this first. The body as sign. So black body becomes a major site of representation. है ना. Attention focuses excessively on skin, lips, hair कैसे हैं, sexuality कैसी है, physical movement कैसा है. So body becomes over signified. ये आ गया वो वाला केस. Hottentot Venus, most important examples में से एक है. She was displayed as a spectacle because Europeans viewed her body as racially and sexually different. तो यहाँ पे बहुत सारे mechanisms हॉल ने दिखाए हैं, जैसे कि reductionism, कि her entire identity was reduced to sexualized body part. Think कि कैसा उसको लगा होगा, how she must have felt. Naturalization, she was represented as closer to nature than culture. Fetishization, parts of her body became obsessive objects of fascination. Objectification, of course, she ceased to exist as a full human subject. Hall argues that this example reveals the deep logic of racial stereotyping. Right? Now, Hall studies representations of black athletes and entertainers. Black figures are celebrated physically, but often denied intellectual complexity. में ठीक है, intellectual थोड़ी होंगे. Their value becomes attached to bodily performance, rhythm, sexuality, athleticism. Thus, even positive representation. I watched a movie, I can't remember the name. उसमें भी there was a black man. Trying to become a doctor, I think. It was a very nice movie. Uh, you can watch it. Just a minute. It was called. Yeah. Gifted Hands. The Ben Carson story. You can watch it on Netflix. It's actually based on the autobiography of a neurosurgeon, Ben Carson. So Hall studies representations of black athletes and entertainers. उनका वैल्यू वही है कि बॉडी परफॉर्मेंस, रिदम, सेक्सुअलिटी, एथलीट्स हैं वो.
So even positive representation may still trap people inside stereotypes. Stereotyping as a signifying practice. So this is the theoretical core of the chapter. Hall defines stereotyping very carefully. Difference between type and stereotype. So he explains that all cultures classify people into types. ये टीचर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, जनरल फीचर्स. लेकिन स्टीरियोटाइप्स डिफरेंट है, ये तो टाइप्स हो गए. स्टीरियोटाइप्स रिड्यूस कर देते हैं लोगों को टू अ फ्यू ट्रेट्स. यू नो दैट हाउ स्टीरियोटाइपिंग वर्क्स, राइट? Stereotyping separates normal from abnormal, acceptable from unacceptable, us from them. Now he directly connects stereotyping with power. We just read it with from the other PDF. फिर आता है फूको का इन्फ्लुएंस. सो हॉल हैज यूज्ड द आइडिया फ्रॉम मिशेल फूको कि representation is linked with knowledge, classification, surveillance, discipline, power and knowledge. Power does not operate only through violence. It also works through discourse and representation, जो फूको ने कहा है. Images help organize social knowledge. Now Hall says stereotypes involve unconscious fantasy. Racial representation expresses hidden fears, desires, anxieties. इसलिए racism is not only a rational ideology, it also works emotionally and psychologically. One of the most difficult sections is this fetishism and disavowal. Here he has borrowed from psychoanalytic ideas. A fetish substitutes one object or body part for a larger anxiety. अब racial representation में certain bodily signs become obsessive, जैसे कि skin color, lips, hair, sexual organs. Stereotype बन जाता है. It fixes attention on these signs. And disavowal means I know, but I still believe. A racist stereotype may be known to be false, yet emotionally it continues functioning. A racist stereotype. आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बिलीव कर रहे हो. स्टीरियोटाइप सर्वाइव करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को. एम्बिवलेंस अगेन, हॉल एम्फसाइजेस दैट जो स्टीरियोटाइप है साइमल्टेनियसली इट अट्रैक्ट्स एंड रिपेल्स. जो अदर है he or she becomes feared yet desired, hated yet admired. तो ये पूछते हैं हाउ कैन स्टीरियोटाइप्स बी चैलेंज्ड. रिवर्स करना उनको, एक तो यही तरीका है, रिवर्स कर दो स्टीरियोटाइप्स को. फॉर एग्जाम्पल, represent blackness positively instead of negatively. Hall acknowledges this strategy was historically important. लेकिन सिर्फ रिवर्सल से नहीं काम चलेगा, है ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमेजेस, ये क्रिटिक करते हैं सिंपलिस्टिक पॉलिटिक्स को जो पॉजिटिव इमेजेस की हैं. क्यों? Because representation is more complicated than replacing one image with another. Even positive images can essentialize identity, it can freeze difference, it can create new stereotypes. It is fixation itself. Through the eye of representation, now Hall becomes more interested in disrupting representation itself. Effective politics should expose how representation work. कैसे काम करता है ये पूरा representation, दिखाओ कौन इन्वॉल्व है. अगर फिल्म बन रही है तो उसमें प्रोड्यूसर कौन है, आदमी है, काला है, गोरा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है, पूरी टीम कौन कौन है, उसमें कितनी विमेन है, जेंडर का क्या पूरा डिफरेंस है, सब दिखाओ, एक्सपोज करो. चैलेंज स्टीरियोटाइप्स स्ट्रक्चरली, रिवील द मैकेनिज्म्स ऑफ लुकिंग. आर्टिस्ट्स और फिल्म मेकर्स स्टीरियोटाइप्स को पैरोडी कर सकते हैं क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है लोगों पे. डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस रेशियल इमेजरी को. डर्टी हैं, काले ऐसे हैं, उसका मजाक बनाओ. ऐसे लोगों का मजाक बना सकते हो आप जो ऐसा कहें. मल्टीप्लाई आइडेंटिटीज. हॉल रिजेक्ट्स इसेंशियल आइडेंटिटी. ऑफ कोर्स, है ना, कि आइडेंटिटी इसेंशियल नहीं है, अब चेंज होती रहती है. इट इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल. कोई फिक्स्ड रेशियल इसेंस नहीं है. So Hall concludes that representation is never innocent. The spectacle of the other is tied to power, colonial history,
फैंटेसी, डिज़ायर, फियर, आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग। मीनिंग अनस्टेबल है, स्टीरियोटाइप्स को भी हम कंटेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ अबाउट इट। ऑफ कोर्स द ये जो चैप्टर है पढ़ सकते हो आप, कोई बड़ा बहुत बड़ा भी नहीं है, आई वुड से 25 से 83, 83 भी नहीं 80 तक है, तो around 55, 60 pages you can read, maybe after your exam, that would be fine, right? But I think you got the idea of what he is uh, telling us in this chapter. So thank you. Please share it with others if you liked it. Hit the like button. उससे मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है, पसंद आ रहा है, देख रहे हो, पूरा देखा करो। बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको मसाला चाहिए, क्या हो रहा है, नेट ने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया, उन सब चीज़ों से दूर रहो और पढ़ाई करो। ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्रिपेयर नाइसली। ऑल्सो एमसीक्यूज का बैच आप ले सकते हो, ठीक है? मेरा वेबसाइट है जिस पे एमसीक्यूज हैं बहुत सारे। आप अगर अपना रिविजन मोड में हो, अदरवाइज ऑल्सो इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हो। इट्स ओनली 399 अ मंथ। सो एज आई सेड, इन्वेस्ट बेटर एंड नो वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है? दैट्स इट।